हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह, आपका एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज इस चैनल के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन जो हमारा टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से क्लास 10 में हम पढ़े हैं इक्वेशन, ठीक है, उसी तरह से यहां हमें पढ़ना है इन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन इक्वेशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन को समझने के लिए हमने यहां एक स्लाइड बना रखा है जिसमें जो बाईं ओर एक्सप्रेशंस लिखा है या कहें कि जो बाईं ओर स्टेटमेंट लिखा है, इसे आप पहचान पा रहे होंगे। इन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं इक्वेशन। जब दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस सिंबल के साथ कनेक्ट होता है तो हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं इक्वेशन। ठीक उसी तरह से जब दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन चारों में से किसी भी सिंबल से कनेक्ट होगा तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इन इक्वेशन। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है। उसी तरह से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां मॉडुलस एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है, इसलिए मॉडुलस इक्वेशन है। यहां लॉगरिथमिक इक्वेशन है। ठीक इसी तरह से यहां जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वह इन चारों में से किसी न किसी सिंबल से कनेक्टेड है, इसलिए इन एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं इन इक्वेशन। तो जिस तरह के एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन बनता है हम उसे उस नाम से जानते हैं। जैसे इसको आप किस नाम से जानेंगे? इसको लीनियर इन इक्वेशन कहेंगे, या पॉलिनोमियल इन इक्वेशन कहा जाएगा, या क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन कह सकते हैं। उसी तरह से मॉडुलस इन इक्वेशन है, यह लॉगरिथमिक इन इक्वेशन है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग शुरुआत करेंगे लीनियर इन इक्वेशन के साथ। तो लीनियर इन इक्वेशन पढ़ने से पहले जैसे ही हम लीनियर इन इक्वेशन बोलते हैं तो आपको लीनियर इक्वेशन याद आता है। लीनियर इक्वेशन में भी आपने लीनियर इक्वेशन कई तरह का पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल के साथ। तो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जब हम बात करेंगे तो पहले आप एक बार यह देख लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसा होता था, और उससे भी पहले लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता था। तो जब हम कोई पॉलिनोमियल लिखते थे px इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो इसे हम कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यह स्टैंडर्ड फॉर्म था लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। जब हम इस लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई इक्वेशन बना देते हैं, कोई स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बना देते हैं, तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक उसी तरह से इसी स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम कोई इनइक्वलिटी बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे लीनियर इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को अगर सीखना है तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल के साथ। तो आइए देखते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या। लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इनइक्वलिटीज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी लेस देन सी, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी ग्रेटर देन सी एंड ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर इन चारों में से कोई भी फॉर्म है तो उसे हम कहते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप देख पा रहे हैं कि चारों का चारों जो इनइक्वलिटी है वह लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग बना हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे पहचान लेना है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको इक्वेशन पढ़ते समय इन सब बातों की जानकारी है कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे थोड़ा बहुत अगर अलग है, जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा है 2x लेस देन 0, तो इसे भी हम लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही कहेंगे, लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। 2x कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, लेस देन 0।
या फिर ऐसा है कि 2x लेस देन 5, ठीक है, तो यह भी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे 2x प्लस 0 लेस देन 5। तो अब यहां यह क्या आ गया, इन्हीं में से किसी फॉर्म में आ गया, जैसे ax प्लस बी लेस देन 5। अब b हम कह रहे हैं 0 को, तो देखिए इसका डिफिनीशन एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म ax plus b less than c, ax plus b less than equal to c, ax plus b greater than c, and ax plus b greater than equal to c, where a, b, c are real number and a not equal to 0 and x is variable are called inequation in x। तो जब हम ax plus b less than c लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पर ए बी सी के बारे में क्या कह रहा है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स। तो कोई इनइक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। जैसे एग्जांपल के तौर पर भी आपको दे दिया है कि 2x प्लस 3 लेस देन 7 लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है, या 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 10 हो सकता है, 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 8 हो सकता है। तो इस तरह से जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे उसको हम कहते हैं इनइक्वेशन, ठीक है। यह जो इनइक्वेशन बना है, ठीक है, यह पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग बना है, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग बना है, इसलिए इसे हम कहते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम लोग इनइक्वेशन को सॉल्व करना जो सीखेंगे उसकी शुरुआत हम इसी के साथ करेंगे। अब जब हम लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करना सीखना चाह रहे हैं तो उसमें एक बहुत जरूरी चीज होती है कि जब हम किसी इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन है वह क्या हो। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि यहां पर मान लीजिए कि हम दे दिया 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 3, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। तो हम यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, तो 2x ग्रेटर देन हो जाएगा 8, x ग्रेटर देन हो जाएगा 4। तो अब यहां x ग्रेटर देन 4 कह रहा है, तो x 4 से बड़ा है, लेकिन 4 से बड़ा में अगर हम सीधा लिखा है x ग्रेटर देन 4 तो कोई इसका आंसर दे सकता है x इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। या कोई कह सकता है कि x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। मीन्स अगर सिंपली 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 3 दिया तो यहां से आया x ग्रेटर देन 4, तो यह आंसर देने वाला समझ रहा है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। उसी तरह से यह जो आंसर दे रहा है वह समझ रहा है कि x रियल नंबर होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए कि x का क्या वैल्यू हो, इसके लिए हमें प्रत्येक इनइक्वेशन के साथ एक सेट दिया होता है ताकि आप उस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन उसी सेट में बता पाए। उस सेट को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट विथ ईच इनइक्वेशन ए सेट गिवन टू अस फ्रॉम व्हिच वैल्यू ऑफ x आर रिप्लेस्ड इन एन इनइक्वेशन इन x इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। जैसे सीधा अगर यह इनइक्वेशन हमको दे दिया, ठीक है, तो अब यहां पर आंसर पर पहुंचने के बाद हम कंफ्यूज हैं कि हमको आंसर नेचुरल नंबर देना है कि हमको आंसर रियल नंबर देना है। लेकिन अगर इसी इनइक्वेशन के साथ या हम इनइक्वेशन चेंज कर देते हैं 2x माइनस 5 लेस देन 3 दिया हो
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2x लेस देन 8, x लेस देन 4। अब यहां दिया हुआ है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं x इज इक्वल टू 1 2 3 4। कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे दिमाग में। वही अगर मान लीजिए कि दिया रहता कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो हम आंसर लिखते हैं इसका x इज इक्वल टू 0 1 2 3 3। इसमें भी 4 को काउंट नहीं कर सकते हैं, लेस देन 4 है इसलिए 3 तक ही जाएगा। 0 1 2 3। यही अगर मान लीजिए कि दिया रहता x बिलोंग्स टू z, x इंटीजर है, तो उस केस में हम x का वैल्यू क्या लिखते, तो उस केस में हम लिखते x इज इक्वल टू 0 1 2 3 और बाईं ओर -1 -2, इस तरह से हम -इंफिनिटी तक जा सकते थे। और अगर कहता कि x बिलोंग्स टू, अगर दिया रहे कि x बिलोंग्स टू r, तो हम उस केस में कहेंगे कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 4। तो जब भी हम इन इक्वेशन को सॉल्व करने चलते हैं या सॉल्व करते हैं, तो हमको प्रत्येक इन इक्वेशन के साथ एक सेट दिया होता है, जिस सेट से हम उस इन इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, उस सेट को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। इसके बाद टर्म आता है सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट के बाद आता है सॉल्यूशन सेट। जैसे अगर हमको कोई इनइक्वालिटी दिया है, अब रिप्लेसमेंट सेट को थोड़ा और समझते हैं कि x प्लस 2 दिया लेस देन 5, ठीक है, x बिलोंग्स टू n, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमको आएगा x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 आया, तो एक चीज है कि x प्लस 2 लेस देन 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब इस इनइक्वालिटी के अंदर हम x का नेचुरल वैल्यू रख सकते हैं। इस इनइक्वालिटी के अंदर हम x का नेचुरल वैल्यू रख सकते हैं। हो सकता है कि वह नेचुरल वैल्यू इस स्टेटमेंट को ट्रू बना रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वह नेचुरल वैल्यू इस स्टेटमेंट को फॉल्स बना रहा होगा। तो किसी भी इन इक्वेशन के साथ जो सेट हमको दिया होता है, जिसे हम रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं, उस सेट से हम इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करने की एबिलिटी रखते हैं। हो सकता है वह वैल्यू इसको ट्रू भी बनाए, हो सकता है वह वैल्यू इसको फॉल्स भी बनाए। लेकिन जब बात आती है सॉल्यूशन सेट की, तो हम कहते हैं कि वह सेट ऑफ वैल्यूज जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाता है, वह कहा जाता है सॉल्यूशन सेट। और जिसके लिए यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, वह इसके सॉल्यूशन सेट में नहीं आता है। तो जैसे पीछे जो हमने चर्चा की थी आपके साथ कि 2x माइनस 5 लेस देन 3 है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहां इस इनइक्वालिटी के अंदर आप x का वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर ही डाल सकते हैं। लेकिन x का जब आप नेचुरल वैल्यू डालते हैं, तो यह जो नेचुरल वैल्यू यहां आया है, वही स्टेटमेंट को क्या बनाता है, ट्रू बनाता है। इसलिए यह जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x आया, इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट। जैसे यहां पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर हमें आ रहा है x इज इक्वल टू 1 2, x प्लस 2 लेस देन 5, तो x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 में हम x हमको क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, तो x लेस देन 3 में नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं 1 2। तो इस 1 2 का जो सेट हमारा बनता है, इस 1 2 का जो सेट है, इन दो वैल्यूज का जो सेट है, वह इस स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू बनाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट। वहीं अगर कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7, तो वह इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। तो एक बार पढ़ लीजिए सॉल्यूशन सेट। द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x टेकन फ्रॉम रिप्लेसमेंट सेट
which satisfy the given inequation is called solution set of the inequation. Solution set of the inequation. तो बात आपको समझ में आ गई कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा? किसी भी इनइक्वेशन के साथ जो एक सेट हमें देगा उस सेट को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। मींस उस सेट से उस इनइक्वेशन के अंदर हम वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ वैल्यू के लिए वह स्टेटमेंट ट्रू हो, कुछ वैल्यू के लिए वह स्टेटमेंट फॉल्स हो, लेकिन वह सेट ऑफ वैल्यूज जो उस स्टेटमेंट को ट्रू बनाता है उसे कहते हैं सॉल्यूशन सेट। जैसे हमें कहता है फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x minus 3 less than 8 x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो यहां सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व कर देंगे सीधा। 2x लेस देन 11, x लेस देन 11/2। अब x लेस देन 11/2 रिप्लेसमेंट सेट हमारा होल नंबर का है, इसलिए यहां से हम जो x का वैल्यू निकालेंगे वह होगा x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब अगर हम कोई एक सेट बनाते हैं, इन वैल्यूज से हम एक सेट बना देते हैं। ए कहते हैं कि इसका एलिमेंट x है, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 5। तो यह जो सेट है इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने एक्चुअल टॉपिक पर पहुंचे हैं, रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वेशन। कि इनइक्वेशन को सॉल्व, अभी हम आपके सामने इनइक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हमने आपको अभी कोई रूल नहीं बताया कि इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। अभी जो हम थोड़ा बहुत इक्वेशन का टेक्निक सॉल्व करने का सीखे थे उसी को यूज करके इनइक्वेशन को भी सॉल्व कर दिए हैं। लेकिन इनइक्वेशन को सॉल्व करते समय इक्वेशन के तुलना में हमको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? तो आइए हम लोग सीखते हैं रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वेशन। लेकिन स्टूडेंट्स इनइक्वेशन सॉल्व करने के रूल को सीखने के लिए पहले हम इक्वेशन सॉल्व करने के रूल की चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ, कि आपने जो इक्वेशन सॉल्व करने का नियम सीखा है उसको किस तरह से सीखा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, हम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, छोटा इक्वेशन है, इसको सब लोग सॉल्व करना जानते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं जब इसको, तो हम लिखते हैं 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2। तो स्टूडेंट्स आपने कभी सोचा है कि यहां जो -3 था इसको हम दाईं ओर ले जाकर +3 क्यों लिख दिए हैं? या यहां जो 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, इसको दाहिनी ओर ले जाकर हमने डिवाइड क्यों कर दिया है? तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बात है, हमने ऐसे ही सीखा है इसको कि कोई टर्म बाएं से अगर दाएं ले जाते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर बाईं ओर कोई टर्म मल्टीप्लाई में है तो उसको दाहिनी ओर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आज हम सीखते हैं कि एक्चुअली क्यों इक्वेशन में बाईं ओर का टर्म दाईं ओर आने पर माइनस से प्लस हो जाता है या फिर प्लस से माइनस हो जाता है, या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में बदल जाता है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में बदल जाता है। तो इसको समझने के लिए
हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम सब लोगों ने तराजू देखा है, वजन करने का इक्विपमेंट है। तो हमारा जो यह इक्वेशन है, यह एक्चुअली तराजू का दो बराबर पल रहा है, जो बराबर की स्थिति में बना हुआ है, जो बराबर की स्थिति में बना हुआ है। मान लीजिए कि कोई तराजू है आपके पास, मान लीजिए कि यह आपका तराजू है, वजन करने का इक्विपमेंट है, ठीक है। यह इसका दोनों पलड़ा बराबर है, बिल्कुल बैलेंस्ड सिचुएशन में है। हमारा इक्वेशन भी क्या होता है, बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, LHS बराबर RHS। तो उसी तरह से आप मानिए कि आपका यह तराजू का दो पलड़ा बराबर की स्थिति में बना हुआ है, दोनों तरफ इक्वल वेट है। तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमको क्या है कि यह स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है, LHS बराबर है RHS, लेकिन हमको वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है। तो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, लेकिन वह चेंज इसके बैलेंस को बिगाड़ता नहीं है, हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS ही रहता है। तो सोचिए कि अगर तराजू का दो बैलेंस्ड पल रहा है, बराबर की स्थिति में बना हुआ है, और हम इसमें कुछ चेंज करना चाहें, तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? तो हम चेंज यह कर सकते हैं कि दोनों पलड़ों से या तो समान वेट डाल दें दोनों तरफ, दोनों पहले से बड़ा इक्वल बना हुआ है, दोनों का बैलेंस बराबर है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंज भी करें और यह बराबर का बराबर बना भी रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इक्वल वेट डाल सकते हैं, दोनों तरफ से इक्वल वेट हटा सकते हैं, दोनों तरफ के वेट को हाफ हाफ कर सकते हैं, आधा आधा कर सकते हैं, एक एक चौथाई कर सकते हैं, या दोनों तरफ के वेट को दो गुना कर दीजिए, चार गुना कर दीजिए, लेकिन दोनों तरफ कीजिए। तो इसका बैलेंस भी बना रहेगा और आप इसमें चेंज भी कर पाए। जैसे यह दोनों पहले से दोनों का वेट इक्वल था, आपने अगर कुछ, जैसे मान लीजिए कि दोनों तरफ 3-3 kg का वेट है, तो बराबर है 3 kg इधर 3 kg इधर। अब आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से 1-1 kg हटा दीजिए, तो चेंज तो हो गया ना। पहले दोनों तरफ वेट 3-3 kg था, 1-1 kg हटा दिया आपने दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ बैलेंस तो अभी भी लेकिन बराबर है, लेकिन अब वेट दोनों तरफ क्या हो गया, 2-2 kg का हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे इक्वेशन में होता है कि हम इक्वेशन में सीधे चीजों को इधर से इधर या इधर से इधर नहीं ले जाते हैं। हमारा जो बेसिक अप्रोच होता है वह यह होता है कि अगर 2x - 3 इज इक्वल टू 5 है और हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसमें हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो हमको चेंज क्या करना है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो 3 को यहां से हटाना है। तो 3 को यहां से हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो -3 यहां है, तो दोनों तरफ 3 हम ऐड कर सकते हैं, मतलब इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको 2x - 3 + 3 इज इक्वल टू 5 + 3 लिख सकते हैं। तो 3 यहां कैंसिल हो गया। अब आपको आ गया 2x इज इक्वल टू 8, या कहें कि 2x इज इक्वल टू, एक लाइन और लिख दें, 2x इज इक्वल टू 5 + 3। तो आपको क्या दिख रहा है कि 2x - 3 इज इक्वल टू 5 था, तो अब 2x इज इक्वल टू 5 + 3 दिख रहा है आपको।
तो आपको लगा कि हमने इधर से -3 को उधर, -3 को इधर से उधर ले गए तो -3 बदल गया +3 में। लेकिन एक्चुअल वर्क क्या हुआ है स्टूडेंट्स, कि हमने -3 को इधर से उधर नहीं ले गए हैं, हम दोनों तरफ +3 ऐड किए हैं। तो इधर का माइनस अपने आप कैंसिल हो गया है और +3 उधर अपीयर हो गया है। तो ट्रेडिशनली प्रैक्टिस वाइज हम इस चीज को कहते हैं कि इधर से ले जाएंगे चीजों को उधर तो माइनस बदल जाएगा प्लस में। इसी तरह से अगर x का वैल्यू निकालना है तो अब हमको क्या करना है, तो 2x = 8, हम दोनों तरफ क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। यहां से 2 हटाना है, x का वैल्यू निकालना है तो यहां से 2 हटाना पड़ेगा हमको, तो हम इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड किए तो यहां 2 कैंसिल हो गया। अब x = आपको दिख रहा है 8/2, तो यहां जो 2 था यहां अपीयर हो गया, तो आपको लगा कि इधर मल्टीप्लाई था उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो गया। लेकिन उसमें एक्चुअल वर्क क्या हो रहा है कि हम दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे तराजू के पलड़े को बैलेंस हमको रखना है और इसमें अगर चेंज हमको करना है तो दोनों तरफ इक्वल चेंजेस करना है। तो इक्वेशन सॉल्व जब हम करते हैं तो उसमें एक्चुअल वर्क यही होता है कि दोनों तरफ हम इक्वल चेंजेस करते हैं। उन चेंजेस के कारण हमको बाईं ओर का माइनस दाईं ओर जाकर प्लस बनता हुआ दिखता है, बाईं ओर का मल्टीप्लीकेशन दाईं ओर जाकर डिवीजन में दिखता है। तो यह प्रैक्टिस की वजह से हमारा हो जाता है कि हम चीजों को जब इसी काम को हम बार बार करेंगे तो हमको एक प्रैक्टिस बन जाता है कि इधर अगर माइनस है तो इधर प्लस लिख दीजिए, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड कर दीजिए, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन एक्चुअल वर्क समझ गए स्टूडेंट्स? तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इन इक्वेशन जो होता है हमारा, इक्वेशन जो है हमारा वह बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है, उसमें LHS = होता है RHS, ठीक है। लेकिन इन इक्वेशन जो है वह अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन होता है। जैसे उसमें एक पार्ट बड़ा होगा दूसरा पार्ट छोटा होगा। तो अब हमको इन इक्वेशन में क्या करना होता है कि जो पार्ट बड़ा है, एक पार्ट बड़ा है और दूसरा पार्ट छोटा है, तो हमको यह सीखना पड़ता है कि बड़ा पार्ट कब तक बड़ा रहेगा। बड़ा पार्ट क्या हमेशा बड़ा रहेगा, छोटा पार्ट हमेशा छोटा रहेगा, या फिर बड़ा पार्ट कभी छोटा हो सकता है, छोटा वाला पार्ट कभी बड़ा हो सकता है। तो ऐसा किन सिचुएशंस में हो सकता है? तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि 3 > है 2, सबको पता है कि 3 बड़ा होता है 2 से, यह पार्ट हमारा बड़ा है, यह पार्ट छोटा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बड़ा पार्ट बड़ा बना रहे और छोटा पार्ट छोटा बना रहे तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें? तो अगर आप इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड करते हैं, जैसे यहां 3 है यहां 2 है, तो दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। तो यहां बना 5 और यहां बना 4, तो अभी भी आप देख रहे हैं कि क्या है, इनइक्वलिटी एज इट इज है। पहले जो बड़ा था वो अभी भी बड़ा है, पहले जो छोटा था वो अभी भी छोटा है। तो इन इक्वेशन में जब हम दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वह इन इक्वेशन के बैलेंस को नहीं बिगाड़ता है, वह इन इक्वेशन का जैसा बैलेंस पहले था वैसा ही बैलेंस अभी भी रहने देता है। इसी तरह से अगर दोनों तरफ से आप इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करके देखिए कि क्या सिचुएशन बनता है। तो दोनों तरफ अगर आपने इक्वल क्वांटिटी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां बना 2 और यहां बना 1, तो अभी भी जो पहले बड़ा था वो अभी भी बड़ा है, जो पहले छोटा था वो अभी भी छोटा है। मींस इनइक्वलिटी में भी अगर आप दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे इनइक्वलिटी में अगर आप दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी ऐड किए तो इनइक्वलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसी तरह से इनइक्वलिटी में अगर दोनों तरफ आपने इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट किया तो इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में
हम दोनों तरह के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई करेंगे और निगेटिव क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, पॉजिटिव क्वांटिटी 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां बना 9, यहां बना 6। तो अभी भी इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसके बैलेंस पर। जो पहले बड़ा था वो अभी भी बड़ा है और जो पहले छोटा था वो अभी भी छोटा है। तो यहां पर हम 3 चीज देख पा रहे हैं कि अगर कोई इनइक्वलिटी दी हुई है या कोई इनइक्वेशन दिया हुआ है, उसमें अगर हम इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड करते हैं, इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल क्वांटिटी दोनों और मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वेशन की पोलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस क्वांटिटी से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां बनाई -6 और यहां बनाई -4। ठीक है, तो निगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है वह छोटा हो जाता है और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है वह बड़ा हो जाता है। मींस अब की बार क्या हुआ कि यह छोटा हो गया और यह बड़ा हो गया। तो निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हमने क्या देखा कि इनइक्वेशन का जो बैलेंस था वो रिवर्स हो गया बिल्कुल। तो यही चीज हमको सीखना है कि अगर हम कोई इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं तो कब तक इनइक्वलिटी सेम एज एबव लिखना है और कब इनइक्वलिटी को रिवर्स करना है। तो यहां हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ पा रहे हैं कि अगर कोई इनइक्वलिटी दी हुई है, उसमें इक्वल क्वांटिटी ऐड करेंगे, इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वेशन की पोलरिटी एज इट इज रहेगी। जैसा पहले है वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनइक्वेशन की पोलरिटी को रिवर्स कर देना होगा। सिमिलर सिचुएशन पॉजिटिव, अब मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो डिवीजन की भी बात कर लें कि अगर हम इक्वल पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, इक्वल पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो देखिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां 1.5 बन रहा है, यहां 1 बन रहा है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर पोलरिटी एज इट इज रही। जो पहले बड़ा था वह भी बड़ा है, जो पहले छोटा था वह भी छोटा है। लेकिन सेम निगेटिव क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको, निगेटिव क्वांटिटी -1 से ही डिवाइड कर दीजिए, तो 3/-1 और यहां बनेगा 2/-1। तो यह क्या हो गया -3, यह हो गया -2, फिर पोलरिटी रिवर्स हो गई। तो इन्हीं बातों को हमको स्ट्रिक्टली याद रखना है। जब भी हम इनइक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको याद रखना है कि अगर इनइक्वेशन में हम दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी ऐड करें, इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करें, इक्वल पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या इक्वल पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वेशन की पोलरिटी एज इट इज रहती है। लेकिन जैसे ही हम किसी इनइक्वेशन में इक्वल निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वेशन की पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। अगर इन बातों को आप याद रखेंगे तो कभी भी इनइक्वेशन सॉल्व करने में गलती नहीं होगी। इसके साथ एक और बात हम लोग देख लेते हैं कि चूंकि इनइक्वेशन हमारा अनबैलेंस एक्सप्रेशन होता है, एक बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, तो अगर हम बड़े पार्ट में कोई बड़ा वैल्यू ऐड करें और छोटे पार्ट में हम छोटा वैल्यू ऐड करें, जैसे बड़ा पार्ट है 3, इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं, और छोटा पार्ट है 2, इसमें हम कुछ छोटा ऐड कर दें या कुछ ऐड ही ना करें। बड़े पार्ट में कुछ ऐड कर दे, छोटे पार्ट में कुछ ऐड ही नहीं करें, तो इसकी पोलरिटी पर कोई इफेक्ट होगा क्या? पहले इसी को देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो बड़ा पार्ट है इसमें कुछ ऐड कर देते हैं और छोटा पार्ट को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो इससे इन इक्वेशन की पोलरिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर आप छोटे पार्ट में कुछ ऐड कर देते हैं, बड़े पार्ट को अनचेंज छोड़ते हैं, तो हो सकता है कि पोलरिटी एज इट इज भी रह जाए, या हो सकता है कि पोलरिटी रिवर्स भी हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि आप इसमें आप का 3 ग्रेटर देन है 2, अगर आप क्या करते हैं कि छोटे वाले पार्ट में 1/2 ऐड कर देते हैं, तो पोलरिटी अब की बार तो एज इट इज है। लेकिन यही अगर छोटे वाले पार्ट में आप 4 ऐड कर देते हैं तो पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। तो छोटे वाले पार्ट में अगर कोई इनइक्वलिटी है, उसके बड़े पार्ट में आप कुछ ऐड कर दें, छोटा पार्ट को अनचेंज छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप छोटे पार्ट में कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि पोलरिटी सेम भी रह जाए या रिवर्स भी रह जाए, रिवर्स भी हो जाए। तो यहां कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, तब तो हमको दिख रहा है कि कब एज इट इज रहेगा, कब रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यही जब वेरिएबल एक्सप्रेशन होगा तो वहां हमको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए कभी भी हमको अगर कुछ करना है इनइक्वलिटी में, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि हम बड़े पार्ट में कुछ ऐड कर दे सकते हैं, छोटे पार्ट को अनचेंज छोड़ दें, तो हम कंफर्म रहेंगे कि हमारा इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। या हम बड़े पार्ट में कुछ बड़ा ऐड कर दें और छोटे पार्ट में रिलेटिवली छोटा क्वांटिटी ऐड करें, तब भी इनइक्वेशन की पोलरिटी एज इट इज रहेगी, रिवर्स नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या है कि सब्ट्रैक्शन में आप बड़े पार्ट से छोटा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कीजिए और छोटे पार्ट से बड़ा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे 3 से आप 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे 3 से आप 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए और 2 से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो बड़ा पार्ट है उससे छोटा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कीजिए, छोटे पार्ट से बड़ा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो कभी भी इनइक्वेशन की पोलरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनइक्वलिटी सॉल्व करते समय हम लोग इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इनइक्वलिटी सॉल्व करते समय हम क्या क्या कर सकते हैं। रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वेशन। सबसे पहला रूल कह रहा है कि एडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ इनइक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। मतलब अगर कोई इनइक्वलिटी है, उसके दोनों साइड में आप इक्वल क्वांटिटी, इक्वल नंबर या इक्वल एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं, तो इनइक्वेशन की पोलरिटी चेंज नहीं होती है। उसी तरह से सबट्रैक्टिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। इनइक्वेशन में दोनों तरफ से अगर आप इक्वल क्वांटिटी सबट्रैक्ट कर देते हैं तो उससे इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इनइक्वेशन बाय सेम पॉजिटिव नंबर, बाय सेम पॉजिटिव नंबर डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। अगर आप किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इन इक्वेशन बाय सेम पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें या सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो इन इक्वेशन की पोलरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा पहले होगा वैसा ही बाद में होगा। लेकिन चौथा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इन इक्वेशन बाय सेम निगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वलिटी। ठीक है, जैसे ही आप इन इक्वेशन में दोनों तरफ सेम निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, वैसे ही इन इक्वेशन की पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इन इक्वेशन में याद रखना है कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ, निगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हम इन इक्वेशन की पोलरिटी को रिवर्स करके लिखेंगे। और अगर हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो इन इक्वेशन की पोलरिटी एज इट इज लिखते जाएंगे, जैसा हुआ होगा वैसा ही लिखते जाएंगे।
तो यह हमारा बेसिक रूल है, यह हमारा बेसिक रूल है फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशन। अब इसमें हम प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ प्रैक्टिस के आधार पर हम अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे उसके लिए हम दो और बात देख लीजिए जो लास्ट में हम लोग कर रहे थे कि एडिंग लार्जर नंबर इन लार्जर पार्ट एंड ए स्मॉलर नंबर इन ए स्मॉलर पार्ट डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। अगर किसी इनइक्वेशन के लार्जर पार्ट में आप लार्जर नंबर ऐड कीजिए और स्मॉलर पार्ट में स्मॉलर नंबर ऐड कीजिए तो इनइक्वेशन की पोलिटी चेंज नहीं होती है। जैसे हम एग्जांपल पीछे भी दिए थे कि 5 ग्रेटर देन है अगर 3, ठीक है, तो यहां हम लार्जर पार्ट में लार्जर वैल्यू ऐड करें और स्मॉलर पार्ट में रिलेटिवली स्मॉलर वैल्यू ऐड करें तो इनइक्वेशन की पोलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। सबट्रैक्टिंग ए स्मॉलर नंबर इन लार्जर पार्ट and larger number in a smaller part does not change the inequality। इसी तरह से हम क्या करें कि अगर लार्जर पार्ट है जैसे यहां 5 ग्रेटर देन था 3, लार्जर पार्ट से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करें और स्मॉलर पार्ट से लार्जर नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो भी इनइक्वेशन की पोलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यह 5 - 2 3 बनेगा और 3 - 4 -1 बन जाएगा। तो जैसा पहले था वैसा ही इनइक्वालिटी आपका अभी भी बना रहेगा। तो हम लोग जब इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे शुरुआत में तो इन्हीं नियमों के साथ सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे। ठीक है, हम इक्वेशन की तरह टर्म को पहले एक्सेस कर लें कि हो क्या रहा है, बार बार जो बार बार हो रहा होगा उसको हम प्रैक्टिस में ले सकते हैं। तो आइए पहले हम क्या करते हैं कि एक इन इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जैसे मान लीजिए छोटा सा ही एग्जांपल लेते हैं कि 2x - 3 लेस देन 5 है। 2x - 3 लेस देन 5 है। हमको यहां से x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालेंगे, चूंकि अभी हम लोग नए नए सीखे हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करना। तो क्या क्या नियम हमने सीखा है कि इक्वल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वल पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इन इक्वेशन की पोलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा पहले रहेगा वैसा बाद में। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तो पोलरिटी को रिवर्स करेंगे। तो यहां हमको इसको अगर सॉल्व करना है मींस हमको दोनों यहां से x का वैल्यू निकालना है तो पहले 3 को हटाना होगा, तो इसके लिए 3 दोनों तरफ ऐड करेंगे। 2x - 3 + 3 लेस देन 5 + 3, 2x लेस देन 8, 2x अब क्या है कि 2x लेस देन 8 आ गया। यहां से x को हटाना है हमें, तो 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। इक्वल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा ऊपर है वैसा ही रहेगा। तो x लेस देन 4 आ गया। एक और 3 - 2x ग्रेटर देन 5, 3x - 2 ग्रेटर देन 5। अभी हम रिप्लेसमेंट सेट नहीं ले रहे हैं, अभी ऐसे ही रूल्स को कंफर्म करने के लिए एक इनइक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, हमारा फोकस इसके ऊपर नहीं है कि x हमारा क्या हो, नेचुरल नंबर हो कि होल नंबर हो। बस हम जो रूल्स पढ़े हैं उसको एक बार अप्लाई करते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमको मेन वर्क क्या है कि x का वैल्यू निकालना सीखना है। तो अब 3 - 2x ग्रेटर देन है 5, तो हम क्या करेंगे, x हमको निकालना है तो पहले 3 को हटाना होगा, तो दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 - 2x - 3 ग्रेटर देन 5 - 3, -2x ग्रेटर देन 2। अब यहां से अगर हमको x निकालना है तो -2 को हटाना होगा। -2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, -2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, -2x बाई -2। ठीक है, अब यहां हमको ध्यान देना है कि यहां पर हमको इन इक्वेशन की पोलरिटी का क्या करना है।
तो चूंकि हमने देखा है कि जब जैसे ही हम निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो हमको इन इक्वेशन की पोलरिटी को रिवर्स करना होता है, क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर क्या होता है कि जो लार्जर पार्ट होता है वो स्मॉलर हो जाता है और जो स्मॉलर पार्ट होता है वो लार्जर हो जाता है। तो यहां कोई कहेगा नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप निगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो इन इक्वेशन की पोलरिटी को खुद से रिवर्स कर देना है। तो -2x/2 स्मॉलर देन लिखेंगे 2/-2, तो यहां से आ जाएगा x लेस देन -1। तो यह तो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, लेकिन एक तो और एग्जांपल से हम चाहते हैं कि कुछ कुछ चीजों को आसान बना लिया जाए। ठीक है, कितनी बार हम दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे, इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। इक्वेशन में भी तो बेसिक वर्क ऐसा ही होता है, लेकिन क्या हम वही काम बार बार करते हैं? वह काम नहीं करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है कि बाईं ओर से किसी टर्म को दाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या इन इक्वेशन में भी ऐसा ही होता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x - 8 लेस देन 10। तो अगर मान लीजिए कि हमको यहां से, ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर हमको 8 हटाना है तो 8 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 2x - 8 प्लस 8 करेंगे, 10 + 8। तो 8 यहां से कैंसिल हुआ, तो क्या हो गया, 2x लेस देन 10 + 8 हो गया। तो यहां भी हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन के तरह ही क्या है कि -8 जो यहां था वो राइट साइड में जाने पर क्या हो गया, +8 के साथ हैपियर हो गया। तो 2x लेस देन 18। अब दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, x हमको चाहिए तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 2x/2 और यहां 18/2। तो x लेस देन 18/2 मीन्स हम देख रहे हैं कि जो 2 यहां मल्टीप्लाई में दिख रहा था वही 2 यहां पर क्या है, डिवाइड में आ गया। तो चीजें बिल्कुल इक्वेशन के तरह ही चल रही है। तो बिल्कुल चलती भी है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय भी अगर हम प्लस माइनस का वर्क कर रहे हैं, लेफ्ट में कोई टर्म अगर माइनस में है उसको राइट में ले जाते हैं, तो जैसे इक्वेशन में लेफ्ट से राइट में आने पर माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, तो इनइक्वालिटी में भी बिल्कुल हम कर सकते हैं वही काम। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में हमको ध्यान रखना होता है कि मल्टीप्लीकेशन में अगर पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाइड है लेफ्ट साइड में, उसको अगर राइट में ले जा रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, तब इनइक्वालिटी जैसी है पहले वैसी ही लिखिए। लेकिन अगर आप निगेटिव कोई कांस्टेंट है लेफ्ट में मल्टीप्लाइड, उसको अगर राइट में ले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि निगेटिव क्वांटिटी से आप दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको उस समय इन इक्वेशन की पोलरिटी को रिवर्स करके लिखना होगा। जैसे अगर 4 - 6x लेस देन 16, 4 - 6x लेस देन 16 है, तो हम प्लस माइनस में बोले हैं कि लेफ्ट में प्लस है उसको राइट में ले जाइए, तो सीधा आप ले जा सकते हैं -x लेस देन 16 - 4, कोई दिक्कत नहीं होगी। -6x लेस देन 12, x ग्रेटर देन। अब देखिए जैसे -6 को ले जा रहे हैं अगर राइट साइड में, तो हमको क्या करना होगा कि इन इक्वेशन की पोलरिटी को रिवर्स कर देना होगा। तो 12/-6 यानी x ग्रेटर देन होगा -2। जबकि यहां 2 को उधर ले गए थे, तो चूंकि यहां +2 को ले जा रहे थे राइट साइड में, इसलिए इन इक्वेशन की पोलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही माइनस को ले जाएंगे, ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि उस समय हमको इन इक्वेशन की पोलरिटी को रिवर्स करके लिख लेना है। इक्वेशन में तो चूंकि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी था, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता था, दोनों साइड उसका बैलेंस था।
लेकिन इन इक्वेशन में क्या होता है, दोनों साइड अनबैलेंस होता है। तो अनबैलेंस होता है तो कोई बात नहीं, हमने सीख लिया है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने में किन किन बेसिक बातों का ध्यान रखना है। उन बेसिक बातों को ध्यान रखते हुए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमको पता चलता है कि कुछ काम इसमें इक्वेशन की तरह ही हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सावधानी बरतनी है। जैसे टर्म को लेफ्ट से राइट में ले जाना है तो इक्वेशन की तरह ले जाइए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अगर टर्म को आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि टर्म आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर निगेटिव को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो पोलरिटी को रिवर्स करके लिखना होगा। निगेटिव को राइट से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां x लेस देन 18/2 है, हम ले लेते हैं x लेस देन माइनस 18/2 या 18/-2, ठीक है। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करें जैसे इक्वेशन में करते थे। तो अगर हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां -2x बनेगा और पोलरिटी को रिवर्स करके लिखना होगा हमको। क्यों पोलरिटी को रिवर्स करके लिखना होगा? क्योंकि हमने जो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया वह एक्चुअली हमने दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किया। तो निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन की पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। तो आप इन इक्वेशन को इक्वेशन की तरह सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है कहां पर कि अगर निगेटिव नंबर जो LHS में मल्टीप्लाइड हो उसको अगर आप RHS में ले जाते हैं तो उस समय इन इक्वेशन की पोलरिटी को रिवर्स करके लिखना है। लेकिन अगर पॉजिटिव को ले जा रहे हैं तो इन इक्वेशन की पोलरिटी को एज इट इज लिखना है। तो यह था हमारा रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का यह बेसिक रूल है। अब लीनियर इनइक्वेशन में यह बात हो गई, तो फिर हम लोग बाकी जगहों पर सीखेंगे। लेकिन तो आइए स्टूडेंट्स, जो रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वेशन हमने सीखा है उसको कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी हम लोग बहुत आसान क्वेश्चंस के साथ शुरू कर रहे हैं, फिर इसकी डिफिकल्टी लेवल हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट इनइक्वलिटी साइन। यहां जो 4 इनइक्वलिटी साइन दिया है, ठीक है, इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट इनइक्वलिटी साइन यहां प्लेस किया जा सकता है। तो बहुत आसान है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहता है पहला में कि 5x लेस देन 20 देन x लेस देन 4 ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5x लेस देन 20। तो अभी हमने क्या सीखा है कि अगर कोई इनइक्वलिटी है उसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो दोनों तरह का कॉन्सेप्ट हमने अब सीख लिया है कि सीधा आप लेफ्ट से राइट ले जा सकते हैं या फिर दोनों तरफ आप इक्वल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों अप्रोच से सेम बात आने वाली है। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5x/5 लेस देन 20/5। तो यहां से आ जाएगा x लेस देन 4। देखिए यहां क्या इनइक्वलिटी है, कह रहा था 5x लेस देन 20 देन x लेस देन 4। इसी तरह से -6x लेस देन -18। तो पूछ रहा है कि x क्या होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा। तो यहां पर -6x लेस देन -18 है, -6 को यहां से हटाना है तो -6 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। तो -6x/-6। अब यहां चूंकि निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो इन इक्वेशन की पोलरिटी रिवर्स कर देंगे, -18/-6। x ग्रेटर देन 3। यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स। a लेस देन b एंड c लेस देन 0 देन a/c b/c, a/c लेस देन b/c और a/c ग्रेटर देन b/c। तो हमें दिया है
कि a लेस देन b है, हम यहां लिख लेते हैं a लेस देन b, और पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन a बाई सी एंड b बाई सी। तो a लेस देन b है, अगर a बाई सी और b बाई सी के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है तो दोनों ओर c से डिवाइड करना होगा हमको। तो जब हम किसी इनइक्वालिटी को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ध्यान के साथ डिवाइड करते हैं कि पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं या फिर निगेटिव से। तो यहां कहा है कि c लेस देन 0 है, c लेस देन 0 का मतलब c निगेटिव है। तो अगर हम निगेटिव क्वांटिटी से यहां डिवाइड करेंगे a बाई सी, तो निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इन इक्वेशन की पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, तो b बाई सी। तो a बाई सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा b बाई सी। फिर यहां कहा है कि p माइनस क्यू इज इक्वल टू -3 है। अब यहां भी थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको कि p माइनस क्यू इज इक्वल टू -3 है, देन p लेस देन क्यू होगा या p ग्रेटर देन क्यू होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम दो क्वांटिटी का डिफरेंस निकालते हैं, जैसे यहां हम ले लेते हैं कि 5 लेस देन 3 है, सॉरी, अगर हम 5 और 3 का डिफरेंस निकालते हैं और फिर 3 और 5 का डिफरेंस निकालते हैं, तो 5 और 3 का डिफरेंस हमें क्या आता है, +2, और 3 और 5 का डिफरेंस आता है -2। तो हम देखते हैं कि निगेटिव रिजल्ट हमें कब आता है। तो निगेटिव रिजल्ट तब आता है जब पहला पार्ट छोटा और बाद का जो पार्ट है वह बड़ा है। तो यहां भी वही दिया है कि p माइनस क्यू निगेटिव है, तो p माइनस क्यू अगर निगेटिव है तो क्या होगा कि p छोटा होगा, q बड़ा होगा, p लेस देन q। इसी तरह से यहां दिया कि u माइनस v इज इक्वल टू 2, देन u क्या होगा, यहां भी वही बात है कि ग्रेटर देन लेस देन ही प्लेस करना है, लेकिन मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो हम इसको पूरा हटा देते हैं यहां से, ठीक है, और यहां अलग से लिख देते हैं u डैश v। u माइनस v इज इक्वल टू 2 है, तो u छोटा होगा v से या फिर u बड़ा होगा v से। तो इसी एग्जांपल में हमको दिख रहा है कि u माइनस v पॉजिटिव कब आता है, जब पहले का पार्ट बड़ा और बाद वाला पार्ट छोटा। तो u माइनस v अगर 2 है तो u ग्रेटर देन होगा v। आइए स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां कह रहा है कि 1/4 इंटू 2/3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 2, साथ में रिप्लेसमेंट सेट भी दिया है, ठीक है। मीन्स इस इन इक्वेशन में वैल्यू कहां से रिप्लेस करना है, तो रियल नंबर से रिप्लेस करना है। मीन्स इस इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमारा आने वाला है वह रियल नंबर का कोई सबसेट होगा। तो चलिए, यहां अच्छा है, इन इक्वेशन के साथ रिप्लेसमेंट सेट भी दिया हुआ है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना जब हम सीखे हैं, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने में जो बेसिक रूल्स हम सीखे हैं बस उसी को यहां अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहां से 1/4 और यहां से 1/3 हटाना है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अब जानकारी हो चुकी है कि पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर या पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड करने पर इन इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दे, 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 2/3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 2। या फिर आप क्या कर सकते थे कि कुछ ऐसा क्वांटिटी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते कि यहां से 1/4 यहां से 1/3 कैंसिल हो जाता। तो आप 4 और 3 के एलसीएम यानी 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते थे। 12 से यहां मल्टीप्लाई करते और 12 से यहां भी मल्टीप्लाई करते, फिर भी सेम स्टेटमेंट बनता। अब यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 8। तो अब x वालों को एक साथ लाना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है। तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, 4x को इधर ले आइए तो 2x माइनस 4x, ठीक है। इन इक्वेशन में भी RHS का टर्म LHS में आने पर प्लस से माइनस हो जाता है। हम लोग ध्यान से इस चीज को सीखे हैं। और 3 को उधर ले जाइए, तो 3 को उधर ले जाएंगे तो -8 माइनस 3, तो 2x माइनस 4x माइनस 2x,
ग्रेटर देन इक्वल टू -11। अब यहां -2 को लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं, तो -2 को अगर लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो हमको ध्यान रखना है कि इन इक्वेशन की पोलरिटी को रिवर्स करना है। मतलब -11/-2 मीन्स x लेस देन इक्वल टू 11/2। अब चूंकि रिप्लेसमेंट सेट हमारा रियल नंबर है, ठीक है, इसलिए x लेस देन इक्वल टू 1/2 का मतलब है कि -∞ से बड़ा होगा x, 11/2 से छोटा कहां तक, तो कोई लिमिट नहीं है, रियल नंबर का सबसेट है, तो -11/2 से छोटा हम कहां, सॉरी 11/2 से छोटा हम कहां तक जा सकते हैं, -∞ तक। तो -∞ लेस देन x लेस देन इक्वल टू 11/2। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू 11/2। इंटरवल्स लिखना हमने सीखा है। तो यह हमने देख कितनी आसानी से जब हमने रूल्स सीख लिया इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ और प्रॉब्लम करना, लेकिन लेक्चर अब बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रॉब्लम के साथ ही शुरू करेंगे। पहले आपको कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस और बन जाए, और फिर हम अपना टॉपिक धीरे धीरे चेंज करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी से पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, फिर रैशनल इनइक्वालिटी पर चलेंगे। तो आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा वह प्रॉब्लम के साथ शुरू होगा, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम लोग पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी और रैशनल इनइक्वालिटी को भी डिस्कस कर लें, ठीक है। रैशनल इनइक्वालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। रैशनल इनइक्वालिटी पढ़ते समय हम लोग इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ते हैं, बेबी कर्व मेथड, जो जेईई एस्पिरेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे प्रॉब्लम के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।